नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 के लिए NCERT पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 से राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी और माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित एक कविता कैदी और कोकिला, जो कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। प्रस्तुत कविता में कवि ने ब्रिटिश शासन के द्वारा जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए गए, उसका एक सीधा मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत करती है। तो आज की कक्षा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कवि मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय का। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके समक्ष कवि माखनलाल चतुर्वेदी का परिचय दिया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में सन 1889 ईस्वी को हुआ माना जाता है। यानी इनका जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी को। और 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बन गए थे। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ये क्या बने? शिक्षक बने। लेकिन अध्यापन का कार्य छोड़ करके ये प्रभा नामक जो एक साहित्यिक पत्रिका थी, उसका संपादन शुरू कर दिया। प्रभा नामक जो साहित्यिक पत्रिका थी, उसके संपादन से जुड़ गए। इतना ही नहीं, वे एक देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे और अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा, अपनी सटीक वाणी के द्वारा उन्होंने लोगों में स्वतंत्रता की चेतना जगाने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने करमवीर और प्रताप, जो दो साहित्यिक पत्रिकाएं थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, करमवीर और प्रताप नामक जो दो अखबार थे, उनका संपादन भी इनके द्वारा किया गया। और सन 1968 ईस्वी में कवि माखनलाल चतुर्वेदी का निधन हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं की यदि हम बात करें तो हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लोगूंज धरा, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। इनके अलावा भी इन्होंने कई और रचनाएं लिखी, लेकिन इनकी इन रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी के द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया गया, पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दे भी रखा है कि उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पद्म भूषण अलंकार सम्मान, जो इनकी दो रचनाएं आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उनमें आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, एक हिम किरीटनी और एक हिम तरंगिनी, जो दो रचनाएं इनकी दी गई हैं, इनके लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। जैसा कि पहले भी मैंने चर्चा की कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कवि, और ये एक राष्ट्रीय कवि के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। हिंदी साहित्य में एक राष्ट्रीय कवि के रूप में इनकी विशिष्ट पहचान है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई है। इनकी रचना को पढ़ने से ही हमें ये एहसास हो सकता है, हम समझ सकते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी किस प्रकार से अपनी रचनाओं के द्वारा, अपने भावों के द्वारा राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में योगदान दिया। बाकी कवियों की तरह, बाकी क्रांतिकारियों की तरह माखनलाल चतुर्वेदी जी को भी कई बार जेल की यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि परोक्ष रूप से ये भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे। प्रत्यक्ष और परोक्ष दो रूप यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। प्रत्यक्ष होता है जैसे बाकी क्रांतिकारी थे, अंग्रेज़ों की क्रूर नीतियों के खिलाफ सशक्त रूप से लड़ रहे थे, लेकिन जो कवि लोग थे, लोगों में अपनी रचनाओं के द्वारा जागृति भरने का काम कर रहे थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है ये माखनलाल चतुर्वेदी। तो इनका उपनाम यदि हम लें, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन आपको दे दिए जाएं बाकी कवियों के, तो बिना किसी संकोच के आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। और इस उपनाम से उन्होंने कई कविताएं भी लिखी। वे एक कवि कार्यकर्ता थे।
वे कवि भी थे और साथ ही साथ अपने कवित्व कर्म के साथ साथ वो लोगों में चेतना भरने का काम कर रहे, तो इसलिए कवि कार्यकर्ता थे। और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा। ये बात मैंने अभी स्पष्ट की कि बाकी क्रांतिकारियों की तरह राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने भी परोक्ष रूप से अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों में चेतना भरने का काम किया और इसलिए इनको भी कई बार जेल की यात्रा करनी पड़ी। जैसे अज्ञेय की हम बात करें, अज्ञेय क्रांतिकारी थे और प्रत्यक्ष क्रांतिकारियों के साथ भाग लेकर के उन्होंने भी कई बार जेल की यात्रा की। आप किसी भी कवि लेखक को देखिए, ज़्यादातर कवि लेखकों ने जो कि उस समय तत्कालीन समय जो रचना कर्म कर रहे थे, उन सभी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में चेतना भरने का काम किया था। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी ने सिर्फ राष्ट्रीय भावना से युक्त कविताएं ही लिखी हैं। इसके अलावा भी उन्होंने भक्ति की भी रचनाएं लिखी हैं, प्रेम से पूरित रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं, साथ ही प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण भी इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। तो किसी एक रूप में हम कवि को नहीं मान सकते। कवि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। हर प्रकार की रचनाएं इन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से किया है। आप आगे देख सकते हैं, चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया गया है। जैसे रीतिकालीन कवियों ने अपनी रचना में शिल्प को प्रमुखता दी है, तो वहीं आधुनिक कवियों की यदि हम बात करें, उनमें माखनलाल चतुर्वेदी जो कि रचना कर्म के हिसाब से शिल्प को महत्व न देकर के भाव को महत्व देते हैं, आधुनिक कवियों की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का प्रयोग भी किया है। रचनाएं हिंदी में दो प्रकार की होती हैं, एक होती है छंदबद्ध रचना और एक होती है छंद मुक्त रचना। तो छंदबद्ध रचना क्या है और छंद मुक्त रचना क्या है? छंदबद्ध रचना होती है काव्य शास्त्र के नियमों में बंध करके जो रचना लिखी जाती है वो छंदबद्ध रचना होती है, और काव्य शास्त्र के नियमों से मुक्त रहकर जो स्वतंत्र रचना रची जाती है वो कहलाती है छंदमुक्त रचना। तो ये छंदमुक्त रचना लिखते हैं। छंदमुक्त रचना में भी ये छंदबद्ध रचना के अनुकूल ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसलिए आप इनकी रचना में तुकांत भी कहीं कहीं देख सकते हैं। स्वाभाविक रूप से तुकों का प्रयोग हुआ है, वो स्वाभाविक प्रयोग है, न कि कवि के द्वारा शिल्पगत चमत्कार। यहाँ पर जो इनकी रचना दी गई है कैदी और कोकिला शीर्षक से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस रचना का शीर्षक है कैदी और कोकिला। क्या इसकी विषय वस्तु है? आप इसको देख सकते हैं कि ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीकी से विश्लेषण करती कैदी और कोकिला। ब्रितानी जो शासन था, ब्रिटिश शासन व्यवस्था की यहाँ पर बात हो रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। भारतीय क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी जो थे, उनके साथ ब्रिटिश शासन की क्रूर नीतियों का एक मार्मिक दस्तावेज के रूप में आप इस कविता को पढ़ सकते हैं। किस प्रकार का जीवन यापन उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को करना पड़ा। कवि जेल में एकाकी और उदास है, क्योंकि जेल में कवि से बात करने वाला कोई नहीं है, अपने मन की व्यथा किसे सुनाए कोई नहीं है। इसलिए कवि कोकिल को संबोधित करते हुए, जो कोयल होती है उसी को संबोधित यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहा है। क्या कहा है? कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है। जैसे कोयल की आवाज़ मधुर होती है, मीठी होती है, सभी लोग उसके गायन को सुनते हैं। तो यहाँ पर कवि कहता है कि ये समय मधुर गीत गाने का नहीं है कि आप अपने गीतों से लोगों का मनोरंजन करें, उनके मन को प्रसन्न करें, लुभाएं, बल्कि ये तो समय है कैसा मुक्ति के गीत सुनाने का, लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने का, कि स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करनी है, कैसे लोगों में हम स्वतंत्रता के लिए चेतना जगाएं, ऐसे गीत जगाने का। ये तो आवाहन गीत गाने का समय है, देश के लिए कुछ कर गुजरने के समय।
कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखती है और पूरे देश को ही वो एक कारागार समझती है, इसलिए आधी रात को वो चीख उठती है और उस चीख को सुन करके कवि अपने भावों को व्यक्त करता है। जैसा कि पहले भी बताया कि कवि ने संबोधन ही कोयल को किया है, तो वो संबोधन करते हुए कहते हैं, क्योंकि आप इस कविता में आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कविता की शिल्प की। जैसा कि शीर्षक आपको दे रखा है कैदी और कोकिला, आप पढ़ सकते हैं, ऊपर ही ऊपर दे रखा है कविता में, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कैदी और कोकिला, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर सबसे पहले हम इसके शिल्प की बात करते हैं। कविता की शिल्प की यदि बात करें तो इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, साथ ही इसमें तत्सम एवं तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का मिश्रित रूप आप देख सकते हैं। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं, कक्षा के दौरान हमने पढ़ा भी, पूर्व कक्षाओं में हमने इसका जिक्र किया। फिर भी एक बार पुनः मैं इनकी परिभाषा पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द वे सभी शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के यथावत जो कि त्यों काम में लिए जाते हैं, वे सभी तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ले हम, जैसे आम्र शब्द है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आम्र। आम्र शब्द ये संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसको इसी रूप में यदि प्रयोग करेंगे तो ये तत्सम शब्द की श्रेणी में आएगा। जैसे दुग्ध शब्द है, दुग्ध शब्द तत्सम शब्द है। क्षीर शब्द है, क्षीर शब्द तत्सम शब्द है। ये सभी संस्कृत के जो मूल शब्द हैं जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में काम में लिए जाते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द। हमने अपनी सुविधा के लिए इन शब्दों में थोड़ा सा बदलाव कर लिया और कुछ परिवर्तन के साथ जब हम इनको काम में लेते हैं तो वही शब्द क्या हो जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो परिभाषा की यदि बात करें तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ काम में लिए जाते हैं, रूप बदलकर काम में लिए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे क्षीर की हम बात करें तो क्षीर शब्द के तद्भव रूप को हम देखें तो खीर शब्द हम काम में लेते हैं, खीर शब्द इसका तद्भव रूप है। आम्र शब्द है, आम्र शब्द को हम आम बोल करके इसको काम में लेते हैं, तो ये क्या हो गया, तद्भव रूप। दुग्ध शब्द है, दुग्ध शब्द को हम किस रूप में लेते हैं, दूध के रूप में, तो ये इसका तद्भव रूप हो गया। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कविता में तत्सम एवं तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का मिश्रित रूप आप देख सकते हैं। साथ ही यदि हम बात करें, इसमें आवाहन गीत है, तो इसमें कवि की वेदना प्रकट हुई है। आप इसमें करुण रस भी कर सकते हैं, वीर रस का प्रयोग भी आप इसमें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी ये कविता, और कविता के दौरान कवि क्या कहना चाहता है, क्या अपनी वेदना प्रकट करना चाहता है। सबसे पहले देखिए, पहली पंक्ति दे रखी है, क्या गाती हो। दूसरी पंक्ति में, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। संबोधन ही कवि ने यहाँ पर किसको लिया है, कोयल को। देख सकते हैं, कोयल बोलो तो कि हे कोयल तू बता, बोलो एक बार, क्या बोलना चाहता है कवि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे कि स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण कवि माखनलाल चतुर्वेदी को जेल में जाना पड़ा, और जेल के दौरान ही एक रात कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने वहाँ पर कोयल के कूकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। आधी रात का समय था और कवि उसी कोयल को संबोधित करते हुए अपनी बात कहता है, और क्या कहता है स्पष्ट है, कोयल बोलो तो कि हे कोयल तू बोलो, क्या गाती हो, तुम कौन सा राग गा रही हो, क्या गा रही हो, क्यों रह रह जाती हो। तो यहाँ पर रह रह शब्द आप देख रहे होंगे, कलर बदल करके मैं आपको यहाँ पर रेखांकित करता हूँ। रह रह शब्द देख सकते हैं, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो शिल्प की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप इस पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं।
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ होता है? जहाँ काव्य पंक्तियों में एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, किंतु शब्द के अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो कवि कहता है कि हे कोयल तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, क्यों तुम बोलते बोलते बीच में रुक जाती हो। अब कब कोयल बीच में गाते गाते रुक जाती है, अपनी मधुर आवाज़ को बीच में रोक देती है, तो कवि को संदेह होता है, कवि को स्पष्ट पता चलता है कि शायद कोयल के मन में किसी प्रकार का कोई दुख है, या फिर कवि को लगता है कि शायद कोयल कोई ना कोई संदेश लेकर आई है, वो व्यक्त करना चाहती है, लेकिन वो संदेश है क्या। इसलिए कवि उसी कोयल को संबोधित करते हुए पूछता है कि कोई क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो। तो कि हे कोयल तुम बोलो, तुम क्या लेकर आई हो, किसका संदेश लेकर आई हो। जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम किसका संदेशा लेकर के आई हो। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कवि कहता है कि हम क्रांतिकारियों को यहाँ कारागार में डाला गया है। तो कारागार कैसी है? ऊंची काली दीवारों के, ऊंची काली जो दीवारें हैं, ऊंची दीवारें जिनमें अंधेरा छाया रहता है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, घेरा होता है परकोटा, बाहर आप कहीं नहीं जा सकते हैं चार दीवारी के भीतर। तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, परकोटे में हमें कारागार में बंद किया गया है। जबकि यही स्थान तो किनको बंद करने के लिए है? ये क्रांतिकारियों को बंद करने का स्थान नहीं है, जबकि ये स्थान तो किसका है? डाकू चोरों और बटमार जो होते हैं, इन सभी को बंद करने का स्थान है। बटमार होते हैं लुटेरे, इन सभी को पकड़ने का स्थान है, उनको सज़ा देने का स्थान है, जहाँ पर इन सभी क्रांतिकारियों को बंद। तो कवि वहाँ की अपनी वास्तविक स्थिति को बताते हुए कहता है कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना। यहाँ पर ब्रिटिश शासन की जो क्रूर नीति है उसको आप देख सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को भर पेट भोजन भी नहीं दिया जाता था, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। तो ना तो ये पेट भर के भोजन देते हैं, अत्याचारों से यदि कोई परेशान होकर के, तंग आकर के यदि अपने प्राण गंवाना चाहे तो उसे मरने भी नहीं देते हैं। तड़प रह जाना, यहाँ तड़प करके जीवन जीना पड़ता है। तो आप इस स्थिति से देख सकते हैं कि वहाँ उन सभी क्रांतिकारियों के साथ कैसा सलूक किया गया था। आगे देख सकते हैं, हम कविता में बढ़ते हैं आगे। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। यहाँ आने के बाद हमारे जीवन पर, हमारी सांसों पर रात दिन ब्रिटिश शासन का क्रूर प्रहरा है। पहरेदार हमेशा हम पर नजरें रखते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, कि ये ब्रिटिश शासन है या उसके कुशासन का गहरा अंधकार है। तम होता है अंधकार। तो ब्रिटिश शासन का जो स्वरूप था, कवि को यहाँ लगता है कुशासन के लिए, उनके अत्याचारों के कारण कवि ने उसको तम के प्रभाव से कहा है कि उनके काले कानूनों का, क्रूर जो नीतियाँ हैं, उनका ये गहरा प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। चंद्रमा की बात हो रही है, हिमकर कहते हैं चंद्रमा को, कि अब तो रात के समय चांद भी जाकर के छुप गया है और सामने काली रात ही शेष पड़ी है। हिमकर निराश कर चला, तो यहाँ पर हिमकर के चलने का यहाँ पर एक आप प्रयोग देख सकते हैं, हिमकर चला निराश कर। तो यहाँ चलने का मानवीकरण अलंकार का प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। किसी भी जड़ पदार्थ अथवा प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है तो वहाँ पर होता है मानवीकरण अलंकार।
और आप इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार को देख सकते हैं। चंद्रमा पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया है। चंद्रमा का चलना और रात भी काली और सम्मुख अब गहरी काली रात पड़ी है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, कालिमा मई काली। कोयल का रंग कैसा होता है? काला। और कवि कहता है कि इस समय जब चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, सारा संसार, सारा देश सुनसान है, इस समय इस घोर अंधकार में जगी क्यों आली। आली का अर्थ होता है सकी, कि हे कोयल, तू इतनी गहरी रात में भी तू क्यों जग रही है? आखिर तेरी क्या समस्या है जो तू हमें बताना चाहती है? तो जैसा कि अभी शुरू में आप पंक्ति में देखा कि संदेशा किसका है, कवि कोयल से पूछता है कि जेल में बंद जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, क्रांतिकारी हैं, उनके लिए तुम क्या संदेशा लेकर के आई हो, वो हमें बताओ। आगे देखते हैं। क्यों हूक पड़ी, अचानक से तू क्यों बोल पड़ी। हूक पड़ना यानी पुकारना, बोलना। क्यों हूक पड़ी, वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा। थोड़ी देर के लिए आप इसमें कविता की पंक्तियों पर ध्यान देंगे और हम शुरू करते हैं। अब देखिए, क्यों हूक पड़ी, वेदना बोझ वाली सी, कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है, उससे पूछता है कि हे कोयल, इस अंधेरी रात में जब सारा संसार सो रहा है, तब तुम भारी वेदना के बोझ से दर्द के स्वर में क्यों रो पड़ी हो, क्यों हूक पड़ी। वेदना के स्वर में तुम क्यों रो पड़ी हो। वेदना बोझ वाली सी, तो वेदना शब्द होता है दर्द, पीड़ा। वेदना बोझ वाली सी, तब तुम्हारी भारी वेदना के बोझ से दर्द के स्वर में तुम क्यों रो पड़ी हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तू बता क्या लुटा। तो आधी रात में चीख रही है, क्या तुम किसी मधुर वैभव की रखवाली कर रही थी? क्या लुट गया है तुम्हारा? बोलती क्यों नहीं? यहाँ पर मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम मधुर वैभव की रखवाली करती सी कूकी हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो, तो बताओ कि असल में क्या तुम्हारे उस खजाने को किसी ने लूट लिया है, या फिर क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तू पगला गई है। अर्धरात्रि को चीखी जो तू आधी रात में चीख रही है। कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल तू बोल। या फिर कभी को लगता है कि किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। या तुमने दावा नल की तेज लपटें उठती हुई देख ली हैं। दावा नल होती है जंगल में लगने वाली आग। या तुमने कोई दावाग्नि देख ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, दावाग्नि होती है जंगल में लगने वाली आग। या तुम्हें किसी जंगल में लगी हुई आग के दर्शन हो गए हैं। कहीं तूने ऐसी भड़की हुई आग देख ली है जिसके कारण तू रात को चीख रही है। कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल तू एक बार बोल। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुम हमारे स्वरूप को देख कर के ये नहीं देख सकते कि हमारे शरीर पर कितनी बेड़ियां डली हुई हैं, अंग्रेज़ सरकार का कितना
लोहा हम पर लदा हुआ है। जंजीरों को गहना क्यों कहा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जंजीरों का गहना स्वतंत्रता सेनानी जो भी थे, सभी राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो हथकड़ियाँ उन्होंने अपने शरीर पर पहनी, उन सभी को उन्होंने गहना माना है। ये उनके लिए बड़े सम्मान की बात थी, गौरव की बात थी, इसलिए कवि ने यहाँ पर गहना शब्द काम में लिया है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, कि क्या तुम हमारे शरीर पर पड़ी इन बेड़ियों के गहने को नहीं देख सकती, इन बेड़ियों को नहीं देख सकती जो हमारे लिए गहने के समान है। हथकड़ियाँ क्यों, इनको तू हथकड़ी के रूप में क्यों देखती है, कि ये सिर्फ मात्र हथकड़ियाँ ही नहीं हैं, इसको हथकड़ियों के रूप में ही क्यों देखती है। यह ब्रिटिश राज का गहना, ये तो ब्रिटिश शासन का गहना है जो हमें पहना दिया गया है। क्रूर अत्याचारी जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था है, उसका गहना है जो हमें क्रांतिकारियों को पहनाया गया है। यहाँ पर इनको करना क्या पड़ता है, देखिए आप इसके दौरान आप देख भी सकते हैं कि कोल्हू का चर्रक चून, दिन भर हमें जेल में कोल्हू पेलना पड़ता है, फिराना पड़ता है, चलाना पड़ता है। जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखा गान, गिट्टी होती है जो पकड़ने का हत्था होता है, उसको, उस पर हमारी उंगलियों ने जीवन के गीत लिखे हैं। अर्थात हमने जेल में कोल्हू चलाने के दौरान हमने ऐसे अनुभव प्राप्त किए हैं जो हमारी सारी दास्तान कह देते हैं। तो यहाँ पर कह रहे कोल्हू का चर्रक चूं, यहाँ पर हमें सिर्फ कोल्हू के चर्रक चूं की आवाज़ के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता है। सारा दिन हमें यही काम करना पड़ता है, उसी में जीवन का एक तान, एक राग छिपा हुआ है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, जो कोल्हू का हत्था होता है, उसके हत्थे पर हमारी उंगलियों के निशानों ने अपने स्वतंत्रता के गीत लिखे हैं। आगे कवि कहता है कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, जुआ मतलब होता है जूड़ा। हूँ मोट खींचता, मोट मतलब होता है चड़स। आजकल ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन पहले ये व्यवस्था काफ़ी प्रचलित थी। इसके द्वारा सिंचाई की व्यवस्था तक की जाती थी, बैलों से चड़स खींची जाती थी और सिंचाई का काम संपन्न किया जाता था। तो यहाँ जेल के दौरान जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके साथ भी ऐसा ही क्रूर व्यवहार किया जाता है, उनसे चड़स खिंचवाई जाती है। तो कवि कहता है कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मैं अपने पेट पर जूड़ा लगा करके भारी चड़स खींचता हूँ। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और इस प्रकार से मैं ब्रिटिश शासन की जो अकड़ है, अत्याचार है, ब्रिटिश शासन के जो अकड़ का कुआं है, इनके क्रूर नीतियों का जो कुआं है, अर्थात इनकी नीतियों का विरोध मैं करता रहता हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाले, दिन में तो तू करुणा जगा नहीं सकती है हमें देख करके, हमारी हालत को देख करके, जो तुम्हें रुला सके। इसलिए रात में गजब ढा रही वाली, इसलिए तुम्हें रात में समय मिला है और तुम हमारे ऊपर किए जा रहे इन अत्याचारों पर गजब ढा रही हो। इस शांत समय में, इस समय जब रात का समय है और सारा संसार गहन निद्रा में सोया हुआ है, अंधकार को भेद, इस घोर अंधकार को भेद करके, पहले ही कहा कि जब चारों तरफ सब कुछ सुनसान है, कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, सब चुप है, अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। इस गहन अंधकार को भेद करके, तोड़ करके, इस खामोशी को तोड़ करके रो रही हो क्यों, तुम क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम मुझे बताओ। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, तुम चुपचाप बिना शोर शराबे के इस प्रकार विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो।
इस प्रकार से विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो, क्रांति के बीज क्यों बो रही हो। कोकिल बोलो तो कि हे कोयल तुम बोलो। आगे देखिए, कवि कहता है वर्णन करते हुए कि काली तू हे कोयल तेरा रंग काला है, रजनी भी काली, ऊपर से रात भी काली है, तू भी काली है, रात भी काली है, शासन की करनी भी काली। और ये जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था है इसकी करतूतें भी काली हैं। ब्रिटिश शासन की करतूतों को काला क्यों कहा है? क्योंकि उनकी सभी नीतियाँ स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ थी, सभी भारतवासियों के खिलाफ थी, वो उन पर अत्याचार ढा रहे थे, इसलिए उनकी करनी को काली कवि ने कहा है कि काली तू भी काली है, रजनी भी काली और रात भी काली है, शासन की करनी भी काली और ब्रिटिश शासन व्यवस्था के जो कर्म हैं, नीतियां हैं, वो भी काली हैं। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। तो यहाँ पर सब कुछ ही काला है, यहाँ तक कि जिस काल कोठरी में मैं बंद हूँ उस काल कोठरी का रंग भी कैसा है? काला ही है। टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। यहाँ तक कि जेल में कैदियों को पहनाई जाने वाली जो पोशाक है उसमें मेरी टोपी का रंग भी काला है, और जो बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए मुझे कंबल मिला है उसका रंग भी काला है। और मेरे शरीर पर जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था का गहना हथकड़ियाँ पड़ी हुई हैं उनका रंग भी काला ही है। लोह श्रृंखला यानी हथकड़ियाँ, लोहे की जंजीरें, वो भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, और पहरा इतना सख्त है, ब्याली होती है सर्पिणी, पहरे की हुंकृति की ब्याली, विषैले नाग की भांति, सर्पिणी की भांति सख्त पहरा है, तिस पर है गाली ये आली। इस प्रकार के इस वातावरण पर, इस प्रकार की स्थिति पर तुम्हारा इस प्रकार से बोलना किसी गाली से कम नहीं है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, कि इस प्रकार जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, अंधेरा ही अंधेरा है, संकट सागर, संकटों के इस सागर पर, दुखों के सागर पर मरने की मदमाती, मदमाती होती है मस्ती, नशा, मरने का नशा, देश के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग करने का नशा। कोकिल बोलो तो, कि तू ऐसे समय में इस काली संकट सागर में, इस दुखों की घड़ी में तू क्यों मरने के लिए इतनी उत्सुक है? अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, अपने मधुर गीतों को तू इस समय, इस रात में क्यों गा रही हो। कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल तुम बोलो। मुझे मिली हरियाली डाली, क्षमा करना, मुझे नहीं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कवि अपनी और कोकिल दोनों की स्थिति में तुलना करते हुए कोयल से पूछता है कि मुझे तो यहाँ क्या मिला है? काली काल कोठरी, और तुझे हरी डालियाँ मिली हैं। हरी डालियों का मतलब है, यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि तू अभी जेल के बाहर है, कारागार के बाहर है, इसलिए तू तो स्वतंत्र है, कहीं भी उड़ सकती है और अपनी मस्ती से अपना जीवन जी सकती है। लेकिन मैं तो जेल में हूँ, कारागार में हूँ, मेरे जीवन पर तो हर सांस पर ब्रिटिश शासन का पहरा है, इसलिए मैं तो, तुम्हारी और मेरी स्थिति में बहुत अंतर है। तो तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो बाहर हरी हरी टहनियाँ मिली हैं, जिस टहनी पर चाहे तू बैठ सकती है। मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मेरे भाग्य में तो ये काल कोठरी ही लिखी हुई है। तेरा नभभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तू खुले आसमान में कहीं तक भी उड़ सकती है, तुझे रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरा 10 फुट का संसार, क्योंकि मुझे तो इस काल कोठरी के बाहर भी जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए मेरा तो संसार ये 10 फुट की काल कोठरी ही है। तेरे गीत कहावे वार, जब तू बोलती है तो सभी लोग तेरे गीतों से प्रसन्न होकर के वाह वाह की ध्वनि करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह है, और मैं यदि अपनी पीड़ा व्यक्त करता हूँ, कुछ कहता हूँ, रोता हूँ, तो मेरा रोना भी एक अपराध के रूप में देखा जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, देख हे कोयल तू देख, तेरे और मेरे बीच कितना
अंतर है, कितनी विषम परिस्थितियाँ हैं। तू खुली है, स्वतंत्र है, मैं जेल में बंद हूँ, कारागार में बंद हूँ। बजा रही तिस पर रणभेरी, तू इस पर इस प्रकार से अपने गीतों का ये शंखनाद क्यों कर रही है, क्यों आवाहन कर रही है। इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, तुम्हारी इस प्रकार की पुकार पर, आवाहन पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कि है कोयल तू बता, मैं अपनी रचना के द्वारा अपने कर्मों से और क्या कर सकता हूँ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आशा किसमें भर दूं। मोहनदास करमचंद गांधी कि मोहनदास करमचंद गांधी का जो व्रत था स्वतंत्रता दिलाने का, प्राणों का आशव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो कि मैं किसमें मातृभूमि के लिए प्राणों को उत्सर्ग करने की भावना को भरूं। कोयल बोलो तो। अब इसके प्रश्नों पर आप विचार करेंगे। तो पहला दे रहे कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कवि की प्रतिक्रिया यह थी कि आधी रात के समय ये कोयल बोल रही है, तो ये क्यों बोल रही है, क्या किसी का संदेशा लेकर आई है। जेल में बंद किसी स्वाधीनता सेनानी के लिए कोई संदेशा है। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। इस प्रश्न का जवाब आप बड़े सहज भाव से दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न और ध्यान देंगे। पहला कारण कवि ने बताया कि कोयल कैदियों के मन में स्वतंत्रता की भावना जगाने के लिए आई है। दूसरा कवि ने बताया कि हो सकता है कि शायद कवि को या अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में मिल रही यातनाओं के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए ये कोयल आई हो, सहानुभूति जताने के लिए ये कोयल आई हो। तीसरी यदि हम संभावना की बात करें तो कोयल अपनी कूक के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों के लिए किसी प्रकार का कोई संदेश दे रही हो, ये भी संभावना कवि करता है। चौथी की हम बात करें तो उसने सारे देश में क्रांति रूपी दावाग्नि की ज्वालाएं देख ली हैं। पांचवी यदि बात करें तो वह रणभेरी बजाने अर्थात विद्रोह के बीज बोने के लिए आह्वान कर रही है कि इस ब्रिटिश शासन व्यवस्था के खिलाफ अब आवाज़ उठानी है। इस क्रूर शासन व्यवस्था के खिलाफ हमें एकजुट होना है, ये आह्वान कर रही हो। सघन अंधकार में वह अपनी वेदना की बोझ से दबकर कूक रही हो। कुछ भी यहाँ पर ये 3-4 संभावनाएं कवि ने देखी कविता के दौरान। तीसरे प्रश्न पर आप विचार करें, किस शासन की तुलना दम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो तत्कालीन ब्रिटिश शासन व्यवस्था की तुलना दम के प्रभाव से की गई है क्योंकि वे क्रांतिकारियों को जेल की काली दीवारों के भीतर रखते थे। वे उन्हें तरह तरह की यातनाएं देते थे और उनके साथ कोलू के बैल की तरह दुर्व्यवहार करते थे। इसलिए दम के प्रभाव से इसका संबंध जोड़ा है कवि ने। चौथे प्रश्न पर विचार करें, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। पराधीन भारत की यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा उस समय जेल में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन। तो वहाँ पर जेल में अमानवीय यातनाएं जो हैं वो इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाती थी। ये अमानवीय यातनाएं कैसी कैसी थी, उदाहरण के लिए हम लें, वहाँ कैदियों को अत्यंत छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता था जिसमें वो ना ढंग से बैठ सकते थे ना उठ सकते थे। उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था, उनसे कठोर परिश्रम करवाया जाता था, जैसे कोलू खींचना, गिट्टियाँ तोड़ना, पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ना, पानी के चरस खींचना।
बात बात पर जेल के अधिकारी व पहरेदार उन्हें गालियां देते थे, मारते पीटते थे। राजनीतिक कैदियों को चोरों, लुटेरों एवं बटमारों के साथ रखा जाता था। जो लुटेरे हैं उनके साथ, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको सामान्य चोर डाकुओं के साथ रखा जाता था। उनके स्वास्थ्य एवं सुख का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार आप देख सकते हैं। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए, और भाव आप स्पष्ट कर भी सकते हैं। 5वें प्रश्न में आप देखिए, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ बेटी सकड़ का कुआं। तो पहले यदि हम बात करें क की, तो कवि यह मानता है कि यह संसार दुख का सागर है, यहाँ कष्ट ही कष्ट है। यदि कहीं मृदुलता और सरलता दिखाई पड़ती है तो बस वो कोयल के मधुर स्वर में ही है। इसलिए कोयल की मृदुलता की कोयल को ही क्या कहा है, मृदुलता की रखवाली करने वाली। अतः कवि उससे जानना चाहता है कि यहाँ कारावास में अपनी मधुर कूक के माध्यम से वह उससे क्या कहना चाहती है, बताने का प्रयास करे, स्पष्ट करने का प्रयास करे। दूसरा देखिए, ख इसमें दे रखा है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ बेटी सकड़ का कुआं। पराधीन भारत में अंग्रेज जेल में कैदियों से कठोर परिश्रम करवाते थे। उस समय कैदी पेट पर जुआ बांध करके कुएं से चरस से पानी खिंचवाया जाता था। उनके साथ पशुओं जैसा क्रूर व्यवहार किया जाता था, फिर भी वो हार नहीं मानते थे। कवि का मानना है कि ऐसा काम करने से अंग्रेज़ों की अकड़ खत्म हो जाएगी और वे यहाँ से चले जाएंगे, अर्थात ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा। छठे प्रश्न को आप गौर फरमाएंगे कि अर्धरात्रि के समय कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है। कवि को अंदेशा होता है कि कोयल कैदियों पर होने वाले अत्याचारों को देख कर के द्रवित हो उठी है, कि यहाँ इन स्वतंत्रता सेनानियों पर किस प्रकार के जुर्म ढहाए जा रहे हैं, उनको देख करके उसका मन पिघल गया है, इसलिए वो चीख पड़ी है। और उसी का कारण है कि आधी रात में उसके मुंह से पागलों की तरह ये चीख निकल रही है। 7वें प्रश्न में आप देखिए, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। ईर्ष्या के कुछ कारण यहाँ कविता में बताए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि कोयल का बसेरा हरी हरी डाल पर है और कवि का काल कोठरी में, कि तुझे मिली हरियाली डाल, मुझे नसीब कोठरी काली। कोयल विस्तृत आकाश में निर्बाध उड़ सकती है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, वो स्वच्छंद उड़ान भर सकती है, लेकिन कवि की 10 फुट की जो काल कोठरी है उसको उसी में अपना जीवन बिताना पड़ता है, वो उससे बाहर नहीं जा सकता है। इसलिए कहा है कि तेरा नभभर में विस्तार, मेरा 10 फुट का संसार। मुझे तो इस 10 फुट की काल कोठरी में ही पूरा समय बिताना है, इसलिए मेरे लिए तो यही संसार है। कोयल की तान को सुनकर के लोग प्रशंसा में वाह वाह करते हैं, जबकि कवि का रोना भी गुनाह माना जाता है। कि कवि ने अपनी कविता में एक पंक्ति भी दी है कि तेरे गीत कहावे वाह, मेरा रोना भी यहाँ गुनाह है। मैं यदि अपनी वेदना को व्यक्त करता हूँ, रोता हूँ, पीड़ा व्यक्त करता हूँ, तो वो भी यहाँ पर किसी अपराध से कम नहीं माना जाता है। ये ईर्ष्या का कारण ये ही माना गया है। 8वें प्रश्न पर देखें, कवि की स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने की पर तुली है। कि कोयल प्रातःकाल सूर्योदय होने पर अपना मधुर गीत सुनाती थी। विंध्याचल के वनों में झरनों के आसपास वह गीत सुनाती थी। तेज हवाओं के झोंकों के मध्य में भी उसका मधुर गान सुनाई पड़ता था। तो कवि की स्मृति में अंकित ये गीत घायल के घावों पर मरहम लगाने का काम करते थे। यदि दुखी व्यक्ति भी कोयल के इस मधुर गान को सुनता
उसके मन को सुकून मिलता था। क्रांतिकारियों में जोश भर सकते थे, परंतु अंग्रेज़ों के अत्याचारों से क्षुब्ध होने से वह सारी मधुर स्मृतियों को नष्ट करना चाहती है। यहाँ पर देखिए, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इस प्रश्न पर ध्यान दे सकते हैं कि अपराधियों को नियंत्रित रखने के लिए हथकड़ियाँ पहनाई जाती हैं। इस प्रश्न पर आप देंगे ध्यान। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर हम इसका जवाब लिख सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं कि अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए हथकड़ियाँ पहनाई जाती हैं, परंतु स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारी देशभक्तों के लिए हथकड़ियाँ किसी गहने से कम नहीं है। इससे उनके महान त्याग, बलिदान और देश प्रेम की अभिव्यंजना होती है। उनका सिर इनके कारण गर्व से ऊपर उठता है, ऊंचा उठता है और वे सहर्ष हथकड़ियाँ पहनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनसे उनमें जोश और उत्साह बढ़ जाता है और इन्हीं सभी कारणों से कवि ने हथकड़ियों को गहना कहा है। दसवें प्रश्न पर आप विचार करेंगे कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, जो काव्यांश दिया गया है कविता के दौरान, यहाँ पर दिया है कि इन पूरी में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि काले शब्द के विभिन्न अर्थ आप यहाँ पर देख सकते हैं। काले रंग के रूप में ले सकते हैं, काले कारनामे, काली काल कोठरी, काली लहर, काली कल्पना, काला कंबल, ये काफ़ी अलग अलग अर्थों में इसका रूप हुआ है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है काव्य सौंदर्य से संबंधित, कि दे रखा है यहाँ पर काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो पहला दे रखा है किस दावा नूर की ज्वालाएं हैं देखी, और दूसरा तेरे गीत कहावे वाव, रोना भी है मुझे गुनाह है, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। तो सबसे पहले हमें इसका भाव पक्ष लेना है और फिर इसके बाद में इसका शिल्प पक्ष लेना है। तो पहले के हम कै की बात करें तो कै का भाव पक्ष हो जाएगा, स्वतंत्रता संग्राम की आग दावाग्नि की भांति सारे देश में फैल चुकी थी और कवि को लगता है कि कोयल ने भी इस क्रांति की आग को कहीं ना कहीं देख लिया है, इसलिए कि किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, तुम्हें कहाँ क्रांति की आग देख ली। और इसके शिल्प की यदि बात करें तो दावा नल की ज्वालाओं में रूपक अलंकार कर सकते हैं और इसमें तत्सम शब्दावली कर सकते हैं। तेरे गीत कहावे वाव मेरा, इसका भाव यदि हम लेना चाहें तो कोयल का जीवन स्वतंत्र एवं निर्बाध है, वो कहीं भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। जबकि कवि का जीवन यातनापूर्ण है। कोयल अपने मधुर गीतों से सभी को प्रिय लगती है, जबकि कवि का रोना भी अपराध है। कोयल की कूक अति प्रेरणादायी है। शिल्प की बात करें तो वर्णावृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, आप देख सकते हैं, और खड़ी बोली एवं उर्दू का प्रयोग भी देख सकते हैं और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी आप देख सकते हैं। पाठ से संबंधित यदि अन्य प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कवि द्वारा जेल में कोयल से ही बात करने से क्या अभिव्यंजित होता है, क्या प्रकट होता है, तो कवि एक स्वाधीनता सेनानी है और अंग्रेज़ों ने उसे जेल में डाल दिया है। वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी उसके साथ अनेक तरह से दुर्व्यवहार और अत्याचार करते हैं।
और अनेक यातनाएं देते हैं। कोयल आधी रात में क्रांतिकारी बंदियों को कुछ संदेश देना चाहती है और इसी बात का आभास होने से कवि कोयल से बात करना चाहता है। तो यहाँ पर यदि एक प्रश्न लें कि दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, क्रांति रूपी आग की ज्वालाएं हैं देखी, तो दावानल का जो प्रतीकार्थ है वो क्या है? तो मैंने पहले ही बोला, इसमें दावानल का प्रतीकार्थ है देश में सर्वत्र तीव्र गति से फैलने वाली क्रांति। वन में आग की लपटों की तरह देश में क्रांति की लपटें फैलने लगी हैं, ब्रिटिश शासन को विनिष्ट करने लगी हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न पहले भी हमने पूछ लिया है, लेकिन फिर से मैं उसी को पूछ रहा हूँ कि कवि को कोयल का स्वर शंखनाद जैसा प्रतीत क्यों होता है? कारागार में बंद कैदी के रूप में कवि को कोयल का मधुर स्वर उसे संघर्ष की प्रेरणा देने वाला प्रतीत होता है और वह उसे देश को जगाने वाली कालिमासी लगती है, इसलिए उसका स्वर शंखनाद के समान प्रतीत होता है। यहाँ पर अभी लेगी कोयल को काली संज्ञा देना कहाँ तक उचित है? तो यहाँ पर जैसे कविता में पंक्ति काली तू रजनी भी काली, तो कोयल को काली कहने के पीछे तो यहाँ पर कहाँ तक उचित है ये? तो कवि ने कोयल को काली की संज्ञा दी है। काली युद्धोन्माद एवं शत्रुओं का मान मर्दन करने वाली देवी भी मानी जाती है। वैसे कोयल का रंग स्वाभाविक रूप से काला होता है। वह अंधेरी रात या काली रात में कवि के पास प्रेरणादायक स्वर बिखेरने आई है। कोकिल का स्वर आज़ादी का प्रतीक है और जेल में बंद देशभक्तों के मन में मुक्ति का गीत गाने की इच्छा प्रकट करने वाला है। तो इस आज से कोयल को काली संबोधन देना सर्वथा उचित है। अब यहाँ पर एक प्रश्न की यदि बात करें तो कैदी और कोकिला कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यदि ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप इसका जवाब भी लिख सकते हैं कि कैदी और कोकिला कविता में कवि ने स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में जेल में बंद रहने का एक कटु अनुभव व्यक्त किया है। उस समय ब्रिटिश शासन का आचरण अत्यंत क्रूर था। जेल में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, फिर भी सब और स्वतंत्रता संग्राम का ही जोश फैल रहा था। ऐसे विदेशी शासन के प्रति आक्रोश व्यक्त कर कवि ने यही भाव व्यक्त किया है कि यह मधुर गीत गाने का समय नहीं है, बल्कि मुक्ति के गीत गाने का समय है। देशवासियों को देश हित में त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहने का अवसर है। और इस प्रकार से आप इस पूरे पाठ को समझ सकते हैं। तो ये थी आज की अपनी कक्षा। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा से विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर एक नई कक्षा के साथ, एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन मंगलमय हो।